फ़लस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को तकरीबन 100 साल हो गए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री पर मुख्तसर नज़र डालते हैं। पहली आलमी जंग से पहले फ़लस्तीन पर सल्तनत उस्मानिया यानी ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। इस वक्त मुसलमान यहाँ अक्सरियत में थे और क्रिश्चियन और जूस माइनॉरिटी में। पहली जंग अज़ीम के बाद सल्तनत उस्मानिया यानी ओटोमन एम्पायर कोलैप्स कर गई और इस खित्ते का कंट्रोल फ्रांस और बरतानिया के पास चला गया और उन्होंने आपस में इस खित्ते को तकसीम कर लिया और फ़लस्तीन का कंट्रोल बरतानिया के पास चला गया। इसके बाद से यहूदी यूरोप से यहाँ आने लगे और तब मकामी अरब आबादी और यहूदियों के दरमियान टेंशन उस वक्त शुरू हुई जब बरतानिया ने फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए उसका इलाका मखसूस किया। इसी दौरान यूरोप में सयूनी तहरीक भी जोर पकड़ रही थी। सयूनी तहरीक का आइडिया ये है कि यहूदियों की अपनी रियासत होनी चाहिए। यहूदियत सिर्फ मज़हब ही नहीं बल्कि एक कौम है जिसकी अपनी स्टेट होनी चाहिए। आम अल्फाज में ये कॉन्फ्लिक्ट दो ग्रुपों के दरमियान है जो एक लैंड यानी फ़लस्तीन को अपना क्लेम कर रहे हैं। जूस का कहना है ये उनका आबाई इलाका है, जबकि मकामी अरब भी इस इलाके को अपना क्लेम करते हैं और यहूदियों के इस दावे को मुस्तरद करते हैं। 1920s और 1940s के दरमियान फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादी बढ़ने लगी। यूरोप से कई यहूदी अपनी जान बचाकर इस इलाके की तरफ आते रहे। ख़ास तौर पर दूसरी जंग अज़ीम के दौरान होने वाली होलोकॉस्ट से यहूदी बड़ी तादाद में फ़लस्तीन पहुँचे, जिसे इस वक्त भी बरतानिया कंट्रोल कर रहा था। यहूदियों की बढ़ती हुई आबादी के साथ बरतानिया की हुकूमत और मकामी अरबों के दरमियान तशद्दुद बढ़ना शुरू हो गया। ज़ायकोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलिट्री ग्रुप बनाए जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद मकामी अरबों से लड़ाई और बरतानिया के कंट्रोल के खिलाफ एग्जिस्टेंस बढ़ाकर अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद 1947 में मकामी अरबों और यहूदियों के दरमियान वायलेंस बढ़ने लगा तो अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए फैसला किया फ़लस्तीन को दो टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिसमें एक रियासत में यहूदी हों मतलब इसराइल और दूसरी रियासत में अरब हों मतलब फ़लस्तीन, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल क़ौमी शहर होगा। इस फैसले का मकसद जूस को अपनी रियासत देना था और अरब को अपनी रियासत, ताकि वायलेंस पर काबू पाया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा का ये प्लान यहूदियों ने तो कबूल कर लिया, मगर आसपास के अरब ममालिक ने इसे यूरोप की कॉलोनियलिज्म के तौर पर देखा कि अरबों का इलाका उनसे ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और इराक ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी। इस जंग को अल नकबा भी कहा जाता है। इस जंग के बाईस 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को जान बचाने के लिए हमसाया ममालिक में फ़रार होना पड़ा या उन्हें इसराइली फ़ौजियों ने बेदखल कर दिया। ये जंग इसराइल ने जीती और हमसाया ममालिक को हराकर उनके कंट्रोल में वो इलाके भी आ गए जो यूएन के बताए हुए इलाके से ज़्यादा था। इसराइल को अब तमाम फ़लस्तीन पर कंट्रोल हासिल हो गया सिवाय गज़ा और वेस्ट बैंक। गज़ा इजिप्ट के कंट्रोल में था और वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में था। ये शुरुआत थी कई दहाइयों पर बेस्ड इसराइल और अरब कॉन्फ्लिक्ट की। इस दौरान अरब ममालिक से न जाने कई यहूदी इसराइल आ गए। 1967 में इसराइल और अरब ममालिक में एक और जंग का आगाज़ हुआ। इसके नतीजे में इसराइल के पास सीरिया से गोलाइड्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और इजिप्ट से गज़ा और सीनाई का कंट्रोल आ गया। 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़वाने के लिए हमला किया, जिसे योम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और इजिप्ट ने अमन का मुआहदा कर लिया और सीनाई इजिप्ट को वापस लौटा दिया। जॉर्डन ने भी कुछ अरसे बाद इसराइल को तस्लीम कर लिया। इन इलाकों में जिनमें गज़ा और वेस्ट बैंक शामिल हैं बहुत से फ़लस्तीनी और उनकी कई नस्लें रहती हैं। इसराइल की जानिब से इन फ़लस्तीनियों को और ना ही इनकी नस्लों को अपने आबाई घर जाने की इजाज़त है। इसराइल का कहना है कि इससे आबादी बहुत बढ़ जाएगी और इनकी यहूदी रियासत को ख़तरे का सामना होगा। इसराइल अब भी वेस्ट बैंक पर काबिज़ है। इसने 2005 में गज़ा की पट्टी से फ़ौजें निकाल ली थीं। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे यरूशलेम को अपना कैपिटल मानता है, जबकि फ़लस्तीन ईस्ट यरूशलेम को अपने मुस्तकबिल का कैपिटल मानता है। गुज़श्ता 50 वर्षों में इसराइल ने वेस्ट बैंक ईस्ट यरूशलेम में अपनी सेटलमेंट बना ली हैं। यहाँ अब तकरीबन 6 लाख यहूदी आबाद हैं। इन यहूदियों को सेटलर्स कहा जाता है। इसराइल के कानून के मुताबिक दुनिया में किसी भी यहूदी को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल सकती है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये सेटलमेंट इलीगल है। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल और बरतानिया का भी यही मौक़िफ़ है। 2007 में गज़ा का इक़्तिदार हमास ने संभाला, जो फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंद ग्रुप है। इक़्तिदार संभालने से अब तक हमास इसराइल से मुताबिक जंगें लड़ चुका है। इन जंगों के अलावा हमास ने इसराइल पर हज़ारों रॉकेट के अलावा हमले किए हैं। इसराइल ने भी हमास को कई बार फ़िज़ाई हमलों से निशाना बनाया है। 2007 से इसराइल ने गज़ा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है ताकि हमास को आइसोलेट कर सके और इसराइली शहरों पर हमास की जानिब से रॉकेट फायर पर काबू पा सकें। गज़ा में मुकीम फ़लस्तीनियों का कहना है कि इसराइल की जानिब से लगाई गई पाबंदियाँ और ज़्यादा आबादी वाले
علاقوں پر بھاری فضائی حملے اجتماعی سزا کے مترادف ہیں۔ اسرائیل کے کنٹرول کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں کا پانی، خوراک اور فیول وغیرہ کا بھی کنٹرول سنبھال سکے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں پرابلم کیا ہے؟ فلسطین جو اپنے آبائی گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ویسٹ بینک میں یہودی سیٹلمنٹس کو ختم کر دینا چاہیے یا وہیں رہنا چاہیے؟ فلسطین اور اسرائیل کو یروشلم شیئر کرنا چاہیے؟ اور سب سے ٹرکی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ فلسطین کی ریاست کو بنانا چاہیے۔ دہائیوں سے چلنے والا اسرائیل فلسطین کنفلکٹ میں وقفے بعد جھڑپیں اور کلیشز ہوتے رہتے ہیں، اور یہ سب وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے معمول بن چکا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔